वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस। चलिए आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत में, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कन्नौ, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, तो दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा भरभूत मध्य प्रदेश का, बोधगया बिहार, यज्ञपेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, भज पुणे के निकट और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। चलिए आप पढ़ते हैं भरूच। भरूच में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार हैं। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियां चित्र की सतह से ज्यादा उभरी नहीं है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टता मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरूच में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है, कहानी में मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान या कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में, खासतौर पर बाद वाले समय में, हाथों को सहज रूप से छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज्यादातर कड़ा और तना दिखाया गया है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया है। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों और जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। भरूच, बोधगया, सांची स्तूप 2 और यज्ञपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरूच की आख्यान उद्धृतियों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान उद्धृति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की कोख की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूरू जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी, उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा, लेकिन राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है, तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरण ने उसकी जान बचाई थी।
ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों-ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया, उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी देखी जा सकती हैं। हमने पढ़ा भरूच। भरूच इसमें तो बताया गया है, ये कहाँ पे है भरूच? मध्य प्रदेश में। इसमें बताया गया है कि जो मूर्तियां बनाई गई हैं यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाओं को लंबी बनाया गया है, ठीक। और इसमें बताया गया कि जो है इनके आयतन में कम उभार है, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है और विशेष रूप से ये आख्यानात्मक रूप से बनाई गई हैं। और इनके आख्यान में शुरुआत में क्या किया जाता था, केवल मुख्य पात्रों के चित्र ही अंकित किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उन चित्रों में अन्य पात्रों को भी जगह मिलने लगी। अब केवल मुख्य पात्र ही नहीं बनाए जाते थे, उनके साथ साथ परिधि में अन्य पात्रों को भी जगह मिलने लगी, उन्हें भी चित्रांकित किया जाने लगा। इन चित्रों में जातक कथाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे महारानी, एक चित्र में दिखाया गया है गौतम बुद्ध की माता का चित्र दिखाया गया है, महारानी माया देवी का। उसमें दिखाया गया कि एक हाथी, महारानी लेटी हुई है और हाथी उनकी कोख में प्रवेश कर रहा है। और एक अन्य जातक कथा का भी वर्णन किया गया है, जिसमें दिखाते हैं एक व्यक्ति को हिरण अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता हुआ है। वहीं पर दूसरे चित्र में दिखाते हैं कि वह व्यक्ति राजा के साथ में खड़ा हुआ है और राजा उस हिरण पर अपना तीर ताने हुए हैं। ऐसी विभिन्न जातक कथाओं का उद्देश्य उत्कीर्णन करने का उद्देश्य रहा होगा इन चित्रों को अलंकृत करना। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, सांची का स्तूप। मूर्ति कला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप वन मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। इसके 4 तोरण हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर काफी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता या अनम्यता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है। आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकें भरभूत की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती हैं। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा है। सांची के स्तूप एक में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं, हालांकि इनके रूपाकृतिक यानी अंगों प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। फिर हमने देखा ये सांची का स्तूप। सांची के स्तूप में देखते हैं कि जो है ये कहाँ मिला है। सांची का स्तूप मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी नामक स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में भी देखा जा सकता है। इसमें देखा गया सांची के स्तूप में ऊपर और नीचे की तरफ 2 प्रदक्षिणा पथ है। देखो एक प्रदक्षिणा पथ ये है और एक प्रदक्षिणा पथ नीचे। इसमें 4 तोरण बने हुए हैं। इन तोरणों पर जातक कथाओं से अलंकृत किया गया है। और इसमें जो ऊपर की तरफ बनी होती है इसे छतरी बोलते हैं। यहाँ पर एक हर्मिका होती है, ठीक है। और इन सांची के स्तूपों में भी अभी भी इन जातक कथाओं को अलंकृत करा जाता था, लेकिन भरभूत की तुलना में उकेरने की तकनीक अब सांची के स्तूपों में उन्नत थी। और
स्वप्न जातक कथाओं को स्वप्न आख्यान अभी भी प्रचलित थे। स्वप्न आख्यान मतलब महारानी का स्वप्न है जिसमें महारानी लेटी हुई है और हाथी उनके ऊपर से गुजर कर उनकी कोख में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक आख्यानों का भी प्रयोग होने लगा, जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा राम स्तूप के दर्शन आदि। फिर आगे पढ़ते हैं मथुरा, सारनाथ एवं गंधमार्ग। ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार, जो कि अब पाकिस्तान में है, वह मथुरा, और दक्षिण भारत में वेंगी, आंध्र प्रदेश, कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गांधार की मूर्ति कला की परंपरा में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्ति कला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संगोल स्तर पर पाई गई स्तूप की मूर्तियां। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं। मथुरा की आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं, और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुख लिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों के साथ प्रस्तुत की गई हैं। आयुधों मतलब विष्णु को चक्र के साथ और शिव को त्रिशूल के साथ प्रस्तुत किया गया है। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है, उनमें मांसलता दिखाई गई है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और वे बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गईं। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषयासक्त केंद्रितता आ गई है, गोलाई बढ़ गई है और वे अधिक मांसल हो गई हैं। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में और कमी कर दी गई है और मांसलता में अधिक कसाव आ गया है। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण और आकार में ही शामिल कर दिया गया है। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता, स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों यानी घरानों का उदय हुआ है, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। इसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। सिर के चारों ओर आभामंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण बहुत कम किया हुआ है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर आभामंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी के बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देव निमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है। अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यानुभूति बनी रही है। मथुरा, सारनाथ और गांधार। मथुरा की मूर्तियों में क्या पाया गया है? मथुरा की मूर्तियों में यूनानी झलक देखने को मिलती है, लेकिन गांधार नहीं हो, सॉरी उल्टा बोले,
मथुरा में बुद्ध प्रतिमाएं आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी है, लेकिन गांधार में युनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थों और सम्राटों विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां प्रचलित है। इस टाइम पे वैष्णव मूर्तियां भी बनने लगी थी। वैष्णव मूर्तियां और शैव मूर्तियां, वैष्णव मूर्तियों में और शैव मूर्तियों में उनके आयुधों के साथ दिखाया गया। वैष्णव विष्णु जी की मूर्ति के साथ में उनके चक्र को और शंकर जी के साथ में उनके त्रिशूल को दिखाया गया है। और इस टाइम पे सारनाथ में इस टाइम पे जो नई मूर्तियां बन रही थी, आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चलिए आज के इस पार्ट में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आगे का करेंगे।